जय श्री श्याम दोस्तों, आज आपसे डिस्कस करता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रेजेंटेशन के वो पॉइंट्स जो आपके पेपर में 15 से 20 नंबर का फर्क दे सकते हैं, जो पास और फेल का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखो बहुत बेसिक पॉइंट है बट फिर भी याद रखिएगा। क्या? हमेशा सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पॉइंट नंबर 2, हमेशा जब भी क्वेश्चन शुरू करो इंड एस का नंबर लिखो, इंड एस का नाम लिखो, और जो आपका क्वेश्चन है उससे रेलेवेंट जो भी लॉ के अंदर प्रोविजन है, इंड एस के अंदर प्रोविजन है, उसको जरूर मेंशन करना। अगर आप आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स उठा के देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि 80% से ज्यादा क्वेश्चंस में आईसीआई जब आंसर शुरू करता है ना, तो पहले छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है इंड एस का। जो भी उस क्वेश्चन से रेलेवेंट टेक्स्ट है एक छोटा सा ब्रीफ में आता है, तो आपको भी लिखना है क्योंकि उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर क्या ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आपको लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज याद है उसमें लिख दीजिए, नहीं तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो। सेकंड, क्या सर पैराग्राफ नंबर भी लिखना जरूरी है या सिर्फ इंड एस के नंबर से काम चल जाएगा? तो आपको पैराग्राफ नंबर याद है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्किंग नोट्स। जितने भी क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनने चाहिए आपको सारे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट के मार्क्स हैं। अगर आपने पूरे वर्किंग नोट नहीं बनाए तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सारे वर्किंग नोट बनाने हैं, प्लस उसको क्रॉस रेफर करना है रेलेवेंट प्लेस से। जो भी आपके आंसर में जहां पे भी वो वर्किंग नोट यूज हो रहा है वहां पे उसका रेफरेंस दे दीजिए। रेफर वर्किंग नोट नंबर एक्स, रेफर वर्किंग नोट नंबर वाई। वर्किंग नोट बनाने हैं और रेफर करना है। सवाल ये आता है कि सर एक बात बताओ, वर्किंग नोट्स के आंसर में सबसे पहले बनाने हैं या सबसे नीचे बनाने हैं, कैसे बनाने हैं? देखिए, एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऊपर बना रहे हो या नीचे बना रहे हो। व्हाट मैटर्स इज कि जितने वर्किंग नोट्स बनने चाहिए थे, क्या आपने सारे वर्किंग नोट बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? क्या उनको आपने प्रॉपर्ली रेफर किया है या नहीं रेफर किया? ये जरूरी है। सीक्वेंस डू नॉट मैटर्स। पॉइंट नंबर 4, जब भी आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे तो कोशिश करना कंक्लूजन को सबसे लास्ट में अलग से लिख देना, ताकि चेकर को पता रहे कि अच्छा आपने ये कंक्लूड किया है। प्लस जो भी आप अपने आंसर लिख रहे हो उसके अंदर अंडरलाइन जरूर करना। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से हमेशा फायदा होता है। चाहे सीए इंटर था चाहे सीए फाइनल हो, हमेशा हमेशा एंड हमेशा कीवर्ड से फायदा होता है, तो प्लीज अंडरलाइन कर देना। पॉइंट नंबर 5, अजम्पशंस। जो भी आप अपने आंसर के लिए अजम्पशन यूज करते हो, जैसे इंड एस 116 है। इंड एस 116 में आपने क्या किया है? आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाली है। आपने लीज पेमेंट कब अज्यूम करी है? बिगिनिंग में या महीने के एंड में या साल के एंड में? क्या अजम्पशन है? तो जो भी आपकी अजम्पशन है लिख दीजिए, क्योंकि अजम्पशन के देखो मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि अगर आपने अजम्पशन चेंज कर दी आपका आंसर चेंज हो जाता है। तो अजम्पशन प्लीज लिख दीजिएगा। सेकंड, साथ साथ अगर कोई ऑल्टरनेटिव अजम्पशन भी पॉसिबल है तो वो भी वहां पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको याद है कि हाँ ये ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है, नीचे लिख दो ऑल्टरनेटिवली दिस आंसर कुड हैव बीन डन लाइक दिस। डन, करेक्ट। पॉइंट नंबर 6, जब भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने आंसर को कोशिश करना 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर देना। पहला पैराग्राफ जो इंड एस का कंटेंट है, रेलेवेंट टेक्स्ट क्या है वो लिखो। सेकंड, एनालिसिस लिखो। एंड थर्ड, कंक्लूजन लिखो। सीए इंटरमीडिएट पे भी जब हम अकाउंट्स का पेपर बनाते थे तब भी हम इसी तरीके से अपने केस स्टडीज का आंसर करते थे। अभी भी आपको इसी तरीके से आंसर करना है। लास्ट, सर हम आंसर के अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बट जैसा आईसीआई चाहता है, जो वर्किंग नोट्स आईसीआई चाहता है, जिस तरीके से आईसीआई प्रेजेंटेशन चाहता है, बस वैसे कर देना। बाकी आपको वर्डिंग्स अपनी रखनी है, जो रखना है जैसे रखना है कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बट आंसर आईसीआई से सिमिलर होना चाहिए। ये तो हो गए वो पॉइंट्स जो बहुत की पॉइंट्स थे। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है, सर की पॉइंट्स तो ये हैं, की टॉपिक्स कौन से हैं? तो मेरे दोस्त उसके लिए हम लोगों ने एक एबीसी एनालिसिस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोगों के दिल में हमेशा रहते हैं कि सर नरेशन लिखनी है नहीं लिख रही, राउंडिंग ऑफ करना है नहीं करना, जर्नल एंट्री में लाइंस बनानी है नहीं बनानी है। चलो अब उन सबके जवाब देता हूँ। आइए चलो, सवाल नंबर 1, सर एक बात बताओ, नरेशन लिखनी है जर्नल एंट्री में? द आंसर इज यस, बट छोटी सी लिखना। ऐसा नहीं कि पूरी के पूरा पैराग्राफ बना देना, छोटी छोटी लिखो। टाइम बचाना बहुत जरूरी है। 3 घंटे में सीए फाइनल का एफआर का पेपर करना थोड़ा टफ रहता है क्योंकि सिलेबस बहुत है, तो छोटे में अपनी नरेशंस लिख देना। नेक्स्ट, क्या सर रूलिंग्स और लाइनिंग्स बनाना जरूरी है अकाउंट्स में? क्या सर वो पूरी लाइनें खींच के अकाउंट बनाना है?
मेरे दोस्त अगर समय है तो बनाना, नहीं तो मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में ऑलरेडी टाइम कम है, जबरदस्ती बैठ के अगर लाइन बनाने लग गए तो हो सकता है पेपर भी छूट जाए। अगर समय है तो बनाना, नहीं है तो रहने देना। सर क्या पेपर में शॉर्ट फॉर्म्स यूज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट शॉर्ट फॉर्म यूज करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। जैसे मान लीजिए आप पीपीई लिखना चाहते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखना चाहते हो, तो आप क्या करो, जहां पे भी सबसे पहले वो यूज हो रहा है लिख दो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ब्रैकेट पे पीपीई, फिर बाकी पूरे क्वेश्चन में आप पीपीई यूज कर लो। तो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए सिंपल तरीका है, पहले एक बार फुल फॉर्म लिख दो, उसके बाद हर जगह आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हुए जाइए। एक छोटा सा सवाल ये आता है कि सर एक बात बताओ, अगर प्रेजेंट वैल्यू यूज करनी है, जैसे इंडेस 116 में आपको लीज लायबिलिटी निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, तो सर ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें क्या टेबल बनानी जरूरी है, या एन्युटी फैक्टर यूज करके भी काम चल जाएगा? तो दोस्त दोनों तरीके वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी इच्छा हो, जैसे आपको कंफर्ट हो आप वैसे कर लेना। बाकी इंडेस 116 अगर आपको पूरा देखना हो तो उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से जाके वो भी देख सकते हैं। अगला सवाल ये आता है कि सर एक बात बताओ, क्या स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं? बिल्कुल जी, आप जैसे जैसे आंसर सॉल्व करते जाएंगे हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हुए जाएंगे। एक छोटी सी समस्या और आती है बच्चों को, सर एक बात बताओ राउंड ऑफ कैसे करना है? तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन ने बोला है 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, 2 में कर देना, उससे बोला है 3 में करना है, होल नंबर में करना है, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे राउंड ऑफ कर दो, अपनी तरफ से कुछ नहीं। बट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उसको आप 3 डेसिमल में लेना, बाकी क्वेश्चंस में आप 2 डेसिमल में ले लेना। हाउएवर अगर कभी ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो आप होल नंबर में भी राउंड ऑफ कर सकते हो। तो सिंपल फंडा ये है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जब आप लेते हो तो आप 3 डेसिमल में ले लो, रिमेनिंग नंबर कोशिश करना 2 डेसिमल में ले लो, बट अगर नंबर बहुत बड़ा है, करोड़ों में नंबर है, तो आप होल नंबर में भी राउंड ऑफ कर सकते हो। एक लास्ट सवाल, सर एक बात और बता दो, क्या आईसीआई फेल करता है? द आंसर इज नो। हमारी प्रिपरेशन में कमी होती है, हमारी प्रेजेंटेशन में कमी होती है, इस वजह से हमें मार्क्स नहीं मिलते। आईसीआई फेल नहीं करता, हम फेल होते हैं। तो प्लीज ये जितनी भी आपसे अभी प्रेजेंटेशन की टिप्स डिस्कस करी गई हैं इनको ध्यान रखिएगा, देखिएगा पेपर में आपके नंबर्स में कहीं ना कहीं आपको 15 से 20 नंबर का फर्क मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पेपर में बेनिफिट मिल सके। ठीक है, जय श्री श्याम।